दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कोरियन साइको किलर पर बेस्ड थ्रिलर मूवी। एक ऐसा साइको किलर जो लोगों को मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचता। वो अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें मार देता है, लेकिन फिर इससे हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती। ये एक ऐसे इंसान की गर्लफ्रेंड को मार देता है जिससे उसको शायद पंगा नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि तेज बर्फबारी में सुनसान सड़क पर एक स्कूल वैन चली जा रही है और तभी ड्राइवर को एक गाड़ी सड़क के किनारे पर खड़ी हुई दिखाई देती है। दरअसल इस गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। इस गाड़ी में एक लड़की होती है जो अपने फियोंसे किम सू से बात कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि स्कूल वैन इस कार के पास आकर रुक जाती है और इस वैन से एक आदमी उतरता है। वो इस लड़की से पूछता है क्या हुआ। लड़की उसे बताती है कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, लेकिन मैंने गाड़ी टो करने वालों को कॉल कर दिया है और वो जल्द ही यहाँ पर आते होंगे। आदमी उससे कहता है कि बर्फ तेज पड़ रही है, इसीलिए उन्हें यहाँ पर आने में टाइम लगेगा, मुझे चेक करने दो। फोन पर दूसरी तरफ उसका फियांसे किम सू होता है। वो कहता है जब तुमने उसे बता दिया कि तुमने गाड़ी टो करने वाले को बुला लिया है, तो भी वो तुम्हारा टायर चेक करने के लिए बोल रहा है, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा, तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो कुछ देर बात करने के बाद फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और यहाँ सुनसान रास्ते पे जो आदमी उसकी गाड़ी का टायर चेक कर रहा होता है, वो कहता है तुम्हारा टायर पूरी तरह से बैठ चुका है। गाड़ी के अंदर जो लड़की होती है वो कहती है आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जल्द ही गाड़ी टो करने वाले यहाँ पर आ जाएंगे। ये आदमी उसे अजीब तरह से देख रहा होता है और इसके बाद वो अपनी स्कूल वैन में चला जाता है, लेकिन बहुत देर तक वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता और उसकी गाड़ी वहीं पर खड़ी रहती है। अब इधर गाड़ी के अंदर जो लड़की है उसे इस पर शक होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ एक्शन ले पाती, वैन वाला आदमी उसके गाड़ी के शीशे पर एक नुकीले हथियार से जोरदार वार करता है, जिससे गाड़ी का कांच टूट जाता है और वो गाड़ी के अंदर आ जाता है और फिर उस लड़की के ऊपर भी कई वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसे घसीटते हुए वो अपने साथ ले जाता है। फिर जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक दूसरी जगह पर पाती है जहां पर उस आदमी ने उसे कैद किया होता है और वो समझ जाती है कि ये मुझे मारने वाला है। वो उसे कहती है प्लीज मुझे मत मारो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, लेकिन फिर भी वो उस पर रहम नहीं करता और बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। वो उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को काट कर फेंक देता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को उस लड़की की डेड बॉडी के अलग अलग हिस्से मिलते हैं। अब इस लड़की के पिता भी वहां पर पहुंच गए होते हैं, जो कि खुद पिछले 30 सालों से चीफ डिटेक्टिव है और उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि 30 सालों से डिटेक्टिव होने के बाद भी वो अपनी बेटी को नहीं बचा सके। अब किमसू भी वहां पर पहुंचता है और अपनी फियोंसे का कटा हुआ सिर देखकर उसका दिल दहल जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। नेक्स्ट डे इस लड़की के पिता, जो कि चीफ डिटेक्टिव है, किमसू से कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं उससे बचा नहीं पाया। किमसू उनकी बेटी की फियांसे है जो उसे बहुत प्यार करता था और वो उनकी बेटी की मौत से बुरी तरह से टूट चुका है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो अपना दर्द किसी से भी बयान नहीं करता। वो पूरी तरह खामोश होता है और ऐसा लगता है जैसे ये किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले वाला सन्नाटा है। अब हम देखते हैं कि उसने अपने काम से 2 हफ्तों की छुट्टी ले ली है। दरअसल किमसू नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक एजेंट है और उसी के साथ काम करने वाला एक एजेंट किमसू को एक कैप्सूल देता है और बताता है कि जिसके पास भी एक कैप्सूल रहेगा उसकी लोकेशन को तुम अपने मोबाइल पर देख सकते हो और साथ ही साथ उसकी बातें भी सुन सकते हो, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो हम दोनों प्रॉब्लम में आ सकते हैं। किमसू कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसके बाद किमसू वहां से निकल जाता है। और किमसू को उसकी फियांसे जोयून, जिसका मर्डर हुआ है, उसके पिता बताते हैं कि इसी तरह के केसेस में पहले भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन चारों की फोटो और डिटेल्स वो किमसू को देते हैं और किमसू वो डिटेल्स लेकर वहां से चला जाता है और वो एक एक करके 2 लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इन दोनों में से कोई भी उसकी फियांसेस का किलर नहीं था। इसके बाद वो तीसरे सस्पेक्ट के पास जाता है, लेकिन उसने बहुत दिनों पहले ही अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़ दिया होता है। उसके बारे में उसके पेरेंट्स को कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर वो कहाँ पर है। फिर किमसू जब यहाँ से जा रहा होता है तो वो देखता है कि घर के बाहर उसी आदमी का बेटा है जिस पर उसे थोड़ा शक होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर कहाँ पर रहते हैं, और वो किमसू को उसका एड्रेस बता देता है। किमिसू अब उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे वो सस्पेक्ट रहता है और उसके घर की तलाशी लेने लगता है। यहाँ पे ड्रार में उसे बहुत सारी लड़कियों का सामान मिलता है और इसके बाद और भी तलाशी लेने पे उसे नाली में एक अंगूठी मिलती है और ये वही अंगूठी होती है जो उसने अपनी फियांसे को दी थी। इस अंगूठी को देखकर उसे बहुत रोना आता है और वो समझ जाता है कि ये घर उसी कातिल का है जिसने उसकी फियांसे का मर्डर किया है।
वहीं दूसरी तरफ जैंगचुल को दिखाया जाता है। ये वही साइको किलर है जिसने किमिसू की फियांसे को मारा है। ये स्कूल वैन में कुछ लड़कियों को लेकर कहीं जा रहा है और इसी वैन में एक लड़की होती है जिस पर इसकी नजर होती है। हालांकि इससे पहले भी वो एक और लड़की को मार चुका है। और रात को ये दिखाया जाता है कि स्कूल में से एक लड़की मिसिंग है और इस लड़की को अगवा किया होता है जैंगचुल ने, उसी साइको किलर ने। वो उस लड़की को अपने घर ले जाता है और जब वो उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा होता है कि तभी पीछे से कोई आवाज लगाता है, जैंगचुल। इस आवाज से जैंग रुक जाता है और वो बाहर की तरफ जाता है और जब वो लाइट जलाकर देखता है तो उसे अपने सामने किमसू खड़ा दिखाई देता है। जैंग उसे पूछता है, क्या तू अकेला आया है? इस बात का किमसू कोई जवाब नहीं देता। जैंग बोलता है कि शायद तुम पुलिस वाले हो। मुझे हैरानी होती है कि आखिर कोरियन पुलिस ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ कैसे लिया, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मैं कौन हूँ। इसके बाद जैंग किमसू की तरफ भागना शुरू करता है और उसके हाथ में एक दराती होती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर वार करता, किमसू उसके वार से बच जाता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है। हालांकि जैंग भी उस पर कई हमले करता है, लेकिन किमसू बहुत ही फुर्तीला होता है। वो जैंग की हालत खराब कर देता है। वो उसका मुंह एक प्लास्टिक से पूरी तरह से ढक देता है, जिससे जैंग का दम घुटना शुरू हो जाता है। लेकिन किमसू उसे नहीं छोड़ता और जब जैंग मरने ही वाला होता है तब वो उसे छोड़ देता है। तभी उसे सामने एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है और किमसू जैंग का सिर उस पर कई बार पटकता है और फिर उस पत्थर को उठाकर जैंग को मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर से रुक जाता है। और इसके बाद उसके पास जो कैप्सूल होता है जिससे वो किसी भी आदमी को ट्रैक कर सकता है, किसी की भी बातें सुन सकता है, वो उस कैप्सूल को जैंग मुंह के अंदर डाल देता है। लेकिन ये बात जैंग को पता नहीं चलती क्योंकि वो बेहोश होता है और इस तरह से किमसू एक लड़की की जान बचा लेता है। और जब जैंग को होश आता है तो वो देखता है कि इसके पास एक इन्वेलप होता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। ये उसे देखकर हंसता है और कहता है कि वो साइको था और इसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में इसे एक टैक्सी दिखती है जिससे ये लिफ्ट मांगता है। वही दूर बैठा किमसू अब इसकी पूरी लोकेशन देख सकता है क्योंकि इसके मोबाइल में जैक की एक एक हरकत दिख रही होती है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या बातें कर रहा है, और वो भी उसका पीछा कर रहा होता है। अब जैंग जिस टैक्सी में होता है उसमें दो आदमी होते हैं और इनका इरादा जैंग को लूटने का था, लेकिन जैंग इन दोनों को ही मार देता है। और इसके बाद वो डिक्की खोलता है तो वो देखता है कि डिक्की के अंदर पहले से ही एक लाश होती है, यानी कि ये दोनों भी अपराधी थे। ये उसी की तरह थे जो किसी को मारकर हाईवे से कहीं फेंकने के लिए जा रहे थे। जैंग इन तीनों को वही रास्ते में छोड़कर वहां से निकल जाता है। क्योंकि जैंग अब जख्मी है इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है। वहां पे एक नर्स होती है और जैंग का दिल उस पे आ जाता है। फिर जब वो आइसोलेटेड कमरे में जाती है तो जैंग वहां पे पहले से ही बैठा होता है। फिर वो दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है और नर्स को पूरी तरह से डरा देता है। वो कहता है, रात को मैं एक लड़की के साथ मजे करने वाला था, लेकिन एक आदमी ने मेरा पूरा मजा खराब कर दिया और अब मैं अपना मजा खराब नहीं करना चाहता। नर्स उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन जैंग एक साइको इंसान है। उसे किसी की परवाह नहीं, उसके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। ये एक इंसान के रूप में जानवर है। इससे पहले कि वो उसे सेक्सुअली अब्यूज्ड करता, यहाँ पर किमसू आ जाता है और वो पीछे से एक सिलेंडर से उसका सिर फोड़ देता है और इसके बाद वो जैंग को बहुत बुरी तरीके पेलता है। और जब जैंग लगभग अधमरा हो जाता है तो नर्स वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन किमसू उसे रुकने के लिए कहता है। वो कहता है, तुम्हें इसकी पट्टियां करनी होगी। और वो जैंग के कान में कहता है कि ये तो बस शुरुआत है और आगे इससे बहुत बुरा होने वाला है। और इसके बाद वो उसकी पैर की एड़ी को इतनी बुरी तरीके से जख्मी करता है कि उसकी रूह तक कांप जाती है। वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है। अगले पल ही दिखाया जाता है कि जैंग एक गाड़ी से घिसटता हुआ उतरता है। उसका पैर पूरी तरह से जख्मी है, वो चल नहीं सकता, उसका हाथ टूटा हुआ है और उसे कुछ नहीं पता कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। साथ ही वो कंफ्यूज्ड भी होता है कि हर बार किमसू को उसका पता कैसे चला जाता है और उसे शक होता है कि उसके पास कोई ट्रांसमीटर है। वो अपना जूता चेक करता है, पूरी गाड़ी को चेक करता है, लेकिन से कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो गाड़ी लेकर हाईवे पर निकल जाता है। अब वो अपनी गाड़ी बदलना चाहता है क्योंकि उसे शक है कि जरूर गाड़ी में कुछ न कुछ है और वो एक दूसरी गाड़ी को हाथ देता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर फौजी होते हैं इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि किम सू को उसकी फियांसे जू यून के पिता का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम अब जैंग का पीछा करना बंद कर दो, तुमने उसे बहुत सजा दे दी, अब पुलिस उसे खुद सजा देगी। लेकिन किम सू ये सब खत्म नहीं करना चाहता। वो जैंग को तड़पाना चाहता है, उसे हर वो दर्द देना चाहता है जो उसने दूसरों को दिया। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जैंग अपने दो दोस्तों के साथ एक घर में होता है। इसमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं और ये भी जैंग की तरह साइको होते हैं। जैंग इन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे एक आदमी उसे बार बार पकड़कर टॉर्चर करता है और उसके बाद छोड़ देता है। जैंग का दोस्त बोलता है कि दरअसल वो तुम्हारा शिकार कर रहा है, तुमने जितनी भी लड़कियों को मारा है ये उनमें से ही किसी एक का परिवार वाला है। इसके बाद जैंग कमरे में चला जाता है
और वो सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये आदमी कौन हो सकता है। और तभी उसे याद आता है कि किमसू के हाथ में एक अंगूठी थी और उसे ये भी याद आ जाता है कि जितनी भी लड़कियों को उसने मारा था उनमें से ये अंगूठी किसकी थी। और अब जैंग को समझ में आ जाता है कि आखिर उसकी पलाई क्यों हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है जैंग का दोस्त जिस लड़की के घर पर होता है, उस लड़की को उसने बंदी बनाकर रखा होता है। वो उस लड़की को लेकर किचन में आता है और इससे पहले कि वो उसे मारता वहां पर किमसू आ जाता है। जैंग का दोस्त टाइजू उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम बिना आवाज के अंदर कैसे आ गए। और इसके बाद किमसू उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। यहाँ पर जैंग भी आ जाता है और अब इन सब के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन किमसू जैंग के दोस्त टाइजू को और उसकी साथी लड़की को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उन दोनों को लगभग अपंग ही कर देता है ताकि भविष्य में वो किसी को ना मार पाए। और यहाँ पर वो जैंग को एक बार फिर बहुत बुरी तरह से पीटता है जिससे उसकी चीखें निकल जाती है। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि इस घर में पुलिस आ जाती है जो टाइजू और उसकी साथी लड़की को अरेस्ट कर लेती है और इन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन जैंग को किमसू अपने साथ ले गया होता है और फिर एक हॉस्पिटल पहुंचता है जहां इन दोनों की भी पट्टियां होती हैं। और हॉस्पिटल में किमसू का वही दोस्त उससे मिलने आता है जिसने उसे कैप्सूल दिया था। वो कहता है तुम इस आदमी को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते। किमसू कहता है कि अभी नहीं, इसने जो किया है उसका पूरा बदला जब तक मैं ना ले लूं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। किमसू का दोस्त कहता है जो कैप्सूल मैंने दिया था वो काम तो कर रहा है ना, जब तक उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो जाता तब तक वो उसके अंदर ही रहेगा। किमसू उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि यही बगल में जैंग भी होता है। किमसू जैंग के पास जाता है और पर्दा हटाता है। वो देखता है कि वो पूरी तरह से बेहोश है। लेकिन जैंग सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है जबकि उसने सब कुछ सुन लिया होता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं ट्रांसमीटर है जिसकी वजह से किमसू को उसकी लोकेशन का हर बार पता चल जाता है। अब किमसू एक बार फिर से जैंग को एक सुनसान जगह पे छोड़ देता है ताकि फिर वो कुछ करने की कोशिश करे और वो जैंग को दोबारा से सबक सिखा सके। लेकिन जैंग अब सब कुछ जानता है। वो जानता है कि किमसू कौन है, वो जानता है कि वो उससे बदला क्यों ले रहा है और ये भी जानता है कि उसकी बॉडी में ट्रांसमीटर है और अभी भी वो उसे सुन सकता है। जैंग किमसू को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खेल कभी नहीं खेला और अब बहुत मजा आएगा। और मैं जानता हूँ कि तुम किस लड़की की वजह से मुझसे बदला ले रहे हो। मैं उसके घर का एड्रेस भी जानता हूँ और अब तुम्हें जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा कि तुम्हें मुझे मारने का मौका मिला था तो तुम्हें मुझे मार ही देना चाहिए था। और हाँ, एक बात बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया, जब मैं तुम्हारी फियांसे को मार रहा था तब उसने मुझे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। शायद तुम्हें ये बात नहीं पता होगी। किमसू को सच में ये बात नहीं पता थी। जैंग बोलता है कि उसने अपनी जान की भीख मांगी थी लेकिन मैंने उसे उसकी जान की भीख नहीं दी। उस वक्त उसे बचाने के लिए तुम्हें उसके पास होना चाहिए था। इसके बाद जैंग एक केमिस्ट की दुकान में जाता है जहाँ पे वो लूज मोशन की दवा लेता है और अपनी पॉटी से उस कैप्सूल को निकाल लेता है और वो कैप्सूल वो किसी दूसरे आदमी के पेट में डाल देता है। और जब तक किमसू वहां पर पहुंचता है तब तक जैंग वहां से जा चुका होता है और अब किमसू को कुछ नहीं पता कि जैंग कहां पर जाएगा। इसलिए वो हॉस्पिटल में उसके दोस्त टाइजो के पास जाता है जो उसी की तरह साइको होता है और वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि इस वक्त जैंग कहां पर होगा। वो कहता है कि तुम जैंग के दिमाग को समझे नहीं, जो तुमने उसे दिया है, जिस वजह से दिया है वो तुम्हें वही वापस देगा। यानी कि अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फैमिली को नहीं छोड़ेगा और एक बार वो अपना काम पूरा कर ले फिर उसके बाद अगर तुम उसे पकड़ भी लोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर किमसू वहां से निकल जाता है। तभी किमसू को उसके साथी का फोन आता है और वो कहता है कि जैन ने अभी अभी वायरलेस पर बताया है कि वो अपना कुछ काम खत्म कर रहा है और उसके बाद वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। किमसू उससे जैंग की लोकेशन पूछता है और वो जब जैंग के लोकेशन किमसू को बताता है तो किमसू पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि ये लोकेशन उसी जगह की है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली रहती है। और अब किमसू को पता है कि जैंग उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिली को मारना चाहता है और जैंग के दोस्त ने जो कि हॉस्पिटल में है, जो कि साइको है, जो उसी की तरह है, उसने किमसू को बताया होता है कि जैंग जितना दर्द देता है उसे उतना ही मजा आता है। इसका मतलब अगर जैंग उसकी फैमिली तक पहुंच गया तो उन्हें बहुत तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसीलिए किमसू किसी भी हालत में वहां पर जैंग से पहले पहुंचना चाहता है। लेकिन किमसू वहां पर नहीं पहुंच पाता, उससे पहले वहां पर जैक पहुंच जाता है और वो उसकी फियांसे जो अब इस दुनिया में नहीं रही उसके पिता को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है और साथ ही साथ उसकी फियांसे की छोटी बहन को बुरी तरह से मारकर वहां से निकल जाता है। ये देखकर किमसू पूरी तरह से टूट जाता है। उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर उसने उसे पहले ही मार दिया होता
होता तो ये दिन उसे नहीं देखना पड़ता। वही जैंग अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है। वो पुलिस को कॉल कर देता है कि मैं सरेंडर पास रहा हूँ और वो उन्हें एक लोकेशन भी बताता है। और जैंग अपने आप को पुलिस के हवाले इसलिए करना चाहता है ताकि किम सू उससे बदला ना ले सके और वो जिंदगी भर तड़पता रहे और इस पूरे खेल में जैंग की जीत हो जाए। अब जैंग भी उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पुलिस पहले से उसका इंतजार कर रही होती है और इससे पहले कि जैंग को पुलिस पकड़ती वहां पर किमसू आ जाता है और चलती गाड़ी में जैंग को उठाकर वहां से ले जाता है। फिर वो उसे उसके उसी घर में ले जाता है जहां पर जैंग ने उसकी फियांसे को मारा था। वहां पर वो उसे बांध देता है, ठीक उसी जगह पर जहां पर जैंग सभी को मारता था। जैंग को वो बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। तो जैंग कहता है मुझे मार दो, मुझे मार क्यों नहीं देते? लेकिन किम सू कहता है मैं इस खेल को इतनी आसानी से खत्म नहीं करूंगा। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार चुका होता। मैं तुम्हें उस पल मारूंगा जब तुम अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा दर्द देखोगे, जब तुम्हारी आंखों में डर होगा और वही मेरा बदला होगा। जैंग बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, तुम मुझे पहले ही बहुत तड़पा चुके हो। लेकिन किमसू कहता है कि ये लाइन तुमने दूसरों के मुंह से बहुत सुनी होगी, अब तुम इस दर्द को महसूस करो। किमसू जांग से पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा? इसके बाद जांग हंसना शुरू कर देता है वो कहता है डर और दर्द मेरे अंदर है ही नहीं, ये तुम अच्छे से जानते हो। किमसू कहता है मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें मरने के बाद दर्द का एहसास होगा। और इसके बाद वो दरवाजे को बंद कर देता है और उसके मुंह में एक रस्सी फंसा देता है। दरअसल जहां पर उसे बांधा होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेड है और अगर किसी ने उस रस्सी को खींचा जो उसके मुंह के अंदर है तो ब्लेड उसके गर्दन पर गिर जाएगी और उस रस्सी का एक सिरा दरवाजे से बंधा होता है। और ये पूरा सेटअप करके किमसू वहां से निकल जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है पीछे से एक टैक्सी आती है जिसमें जैंग के माँ बाप और उसका बेटा होता है। अंदर से जैंग चिल्ला रहा होता है मैं बचूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं किसी से भी नहीं डरता। दरअसल किमसू ने वहां पर वही कैप्सूल रखा होता है जिससे वो जैंग की सारी बातें सुन रहा होता है और तभी जैंग देखता है कि उसका परिवार बाहर खड़ा है। दरअसल वो लोग भी जैंग को अंदर देख लेते हैं और उसका परिवार जैंग को बचाने के लिए अंदर आना चाहता है। जैंग उन्हें अंदर आने के लिए मना करना चाहता है लेकिन अगर उसने मुंह से रस्सी छोड़ी तो वो ब्लेड जो उसकी गर्दन के ऊपर है वो उसकी गर्दन पर गिर जाएगी। और बाहर से उसका परिवार दरवाजा खोलकर जैंग को बचाना चाहता है लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगर दरवाजा खुला तो रस्सी खिंच जाएगी। और ये वो पल होता है जब जैंग की आंखों में मौत का दर्द और डर दोनों होते हैं। ये दर्द और डर उसने कई लोगों को दिया है और आज वो उसी सिचुएशन पर उसी जगह पर खड़ा है जहां पर कभी दूसरे थे। वो चीख चीख कर चिल्लाकर कहना चाहता है कि दरवाजा मत खोलो लेकिन वो मुंह नहीं खोल सकता। और जब उसके माँ बाप बाहर से दरवाजा खोल रहे होते हैं तो धीरे धीरे उसके मुंह से रस्सी छूटना शुरू हो जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है ऊपर से ब्लेड उसकी गर्दन पर गिरता है और इस तरह से जैंग का अंत हो जाता है। बाहर किमसू हेडफोन्स पर उसकी जिंदगी का एक एक दर्द, उसका डर, उसका एहसास सब कुछ सुन रहा होता है और उसके अंत के साथ किमसू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि उसने अपना बदला ले लिया है और उसने उसकी आंखों में डर देखा, दर्द देखा, लेकिन उसने अपना सब कुछ खो दिया। और जैसा कि इस मूवी का टाइटल है आई सॉ द डेविल, जहां पर कई मासूम लड़कियों ने जैन को अपनी आंखों के सामने एक डेविल की तरह देखा था, वही जैन ने अपनी आंखों के सामने किम सू को हमेशा एक डेविल की तरह देखा। तो ये थी कहानी आई सॉ द डेविल की। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। मूवी के बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।